कई साइंस फिक्शन फिल्में आपको ये विश्वास दिला सकती हैं कि अंतरिक्ष में होने वाली हर चीज के साथ किसी तरह का साउंड इफेक्ट होता है, जो पूरी तरह से गलत धारणा है। अंतरिक्ष में कोई भी आपकी चीख नहीं सुनेगा। अंतरिक्ष में हवा नहीं है। ये लगभग एक पूर्ण निर्वात है और ध्वनि तरंगे निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं करती हैं। वे आपके कान के पर्दों तक नहीं पहुंच सकती और उनमें कंपन पैदा नहीं कर सकती, जिससे आपके मस्तिष्क को संकेत मिल सके। लेकिन ये एक अच्छी बात है, खासकर स्पेस वॉक करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। यदि अंतरिक्ष की शांति न होती तो वे सौर तूफानों के शोर से लगातार परेशान रहते। विशाल अंतरिक्ष विस्फोट निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली दिखते हैं। वे वैज्ञानिक रूप से संभव हैं या नहीं, ये एक अलग सवाल है। हमारे ग्रह पर विस्फोट हवा और गुरुत्वाकर्षण के कारण वैसे ही दिखते हैं जैसे वे दिखते हैं। देखिए, हवा यहाँ एक ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करने लगती है और शक्तिशाली बाहरी दबाव सब कुछ हवा में उड़ा देता है और फिर तेजी से वापस जमीन पर गिरा देता है। लेकिन अंतरिक्ष में ये प्रक्रिया बहुत अलग है और ये और भी शानदार दिखती है। यदि अंतरिक्ष में विस्फोट होता है तो हवा की कमी के बावजूद कुछ आग अभी भी होगी, क्योंकि कुछ प्रकार के ईंधन ऑक्सीडाइजर के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये वैसी आग नहीं होगी जिसकी आप अभी कल्पना कर रहे हैं। ये ब्रह्मांडीय आग प्रकाश की एक फैलती हुई गेंद की तरह दिखेगी। माइक्रोग्रेविटी और वायु प्रतिरोध की कमी के कारण ये कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया प्रतीत होगी। पास के अंतरिक्ष यान गंभीर खतरे में होंगे, क्योंकि छर्रे तब तक बाहर की ओर उड़ते रहेंगे जब तक कि कोई चीज उन्हें रोक न दे। सभी धूमकेतुओं की सुंदर लंबी पूंछ होती है। ये एक लोकप्रिय गलत धारणा के अलावा और कुछ नहीं है। वास्तव में धूमकेतुओं को पहचानना बहुत कठिन अंतरिक्ष पिंड है। वे आमतौर पर तारों से बहुत दूर काफी समय बिताते हैं। वहां अंतरिक्ष के अंधेरे में वे काफी निष्क्रिय और पूरी तरह से जमे हुए रहते हैं। धूमकेतुओं को पूंछ तभी मिलती है जब वे किसी तारे के करीब आते हैं, तभी वे गर्म होने लगते हैं। ये प्रक्रिया उन्हें एक प्रकार का बादलमय वातावरण बनाने में मदद करती है, जिसे कोमा कहा जाता है। और एक विशिष्ट पूंछ हमेशा उस तारे से दूर की ओर इशारा करती है जो धूमकेतु को प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सौर विकिरण और सौर हवाओं द्वारा पूंछ विपरीत दिशा में उड़ जाती है। यही कारण है कि पूंछ अक्सर धूमकेतु के आगे हो सकती है, उसके पीछे नहीं। सौर मंडल के आंतरिक और बाहरी ग्रह क्षुद्र ग्रह बेल्ट द्वारा अलग किए गए हैं, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रहों और अन्य मलबे और अंतरिक्ष वस्तुओं का एक घेरा है। अंतरिक्ष के बारे में फिल्में बनाते समय फिल्म निर्माता इस क्षेत्र का किसी न किसी तरह उपयोग करना सुनिश्चित करते हैं। आमतौर पर वे क्षुद्र ग्रह बेल्ट को एक अत्यंत भीड़भाड़ वाली जगह के रूप में दिखाते हैं, जिसमें विशाल चट्टानों के घने बादल होते हैं, जिन्हें दूसरी तरफ जाने के लिए आपको कुशलता से पार करना पड़ता है। वास्तव में यदि आप अंतरिक्ष के इस क्षेत्र से उड़ान भरते समय अपने अंतरिक्ष यान के बाहर देखते हैं तो ऐसा महसूस होगा जैसे आप पृथ्वी से आकाश को देख रहे हैं। ये सब अंतरिक्ष में विशाल दूरियों के कारण है। यदि आप क्षुद्र ग्रह बेल्ट को पार करने का निर्णय लेते हैं तो किसी अंतरिक्ष वस्तु से टकराने की संभावना बहुत कम होगी। वहां क्षुद्र ग्रह वास्तव में काफी दूर दूर हैं और एक दूसरे से बहुत फासले पर हैं। लोग कहते हैं कि ब्लैक होल विशाल, डरावने, ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर होते हैं, लेकिन वास्तव में ब्लैक होल मक्खी पकड़ने वाले जाल की तरह अधिक होते हैं। वे खाने के लिए चीजों की तलाश नहीं करते हैं, इसके बजाय वे वहां काफी निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं। केवल जब कोई तारा या कोई अन्य वस्तु बहुत करीब आती है तभी ब्लैक होल हरकत में आता है। फिर भी केवल वे अंतरिक्ष पिंड जो एक निश्चित सीमा को पार करते हैं छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वास्तव में ब्लैक होल किसी भी अन्य खगोलीय पिंड से अलग नहीं है, क्योंकि उनका खिंचाव सीधे उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। वे अपने आकार की अनुमति से बड़ी किसी भी चीज को नहीं निगल सकते। भले ही हमारे सूर्य को किसी तरह उसके जितने ही विशाल ब्लैक होल से बदल दिया जाए, तो पृथ्वी या सौर मंडल के किसी अन्य ग्रह के लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, निश्चित रूप से गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से। फिल्मों में अंतरिक्ष युद्धों में अक्सर लेजर का उपयोग शामिल होता है, लेकिन यदि आप ऐसी लड़ाई को करीब से देखें तो आप शायद निराश होंगे। बात यह है कि यह फिल्मों जैसा बिल्कुल नहीं होगा। लेजर बीम ऊर्जा का एक केंद्रित विस्फोट है और वास्तव में लड़ाई के दौरान इसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। लेकिन वास्तविक जीवन में लेजर बीम अंतरिक्ष में पूरी तरह से अदृश्य होगी, क्योंकि प्रकाश को बिखेरने और बीम को चमकीला लाल या हरा या कोई अन्य रंग देने के लिए आसपास कोई कण नहीं होंगे। यदि कोई मनुष्य बिना स्पेस सूट के खुले अंतरिक्ष में चला जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। खैर, आम धारणा के विपरीत स्पेस वॉक के दौरान स्पेस सूट उतारना उतना नाटकीय नहीं होगा जितना अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है।
बिना सुरक्षा के बाहरी अंतरिक्ष में 15 सेकंड रहने के बाद ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बस बेहोश हो जाएगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब ये व्यक्ति यथासंभव अधिक हवा बाहर छोड़ दे, अन्यथा ये ऑक्सीजन उनके फेफड़ों को अंदर से नुकसान पहुंचाएगी, जिससे वे फट जाएंगे। उसके बाद स्पेस सूट की सुरक्षा के बिना उनके शरीर के अंदर का दबाव कम हो जाएगा। इससे और भी गंभीर परेशानी पैदा होगी और भले ही ये व्यक्ति निश्चित रूप से फटेगा नहीं, फिर भी वो बहुत देर तक बाहर नहीं रहना चाहेगा। लोग अक्सर मानते हैं कि अंतरिक्ष में आप शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री भारहीनता महसूस करते हैं। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण बलों में से एक है। इसकी बदौलत चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सूर्य हमारी घरेलू मिल्की वे आकाशगंगा से बाहर नहीं तैरता है। ISS पर अंतरिक्ष यात्री गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों का अनुभव करते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं होता। ये सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण है। अंतरिक्ष स्टेशन पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में केवल 10% कम है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री लगातार फ्री फॉल में होते हैं। अंतरिक्ष यान, अंदर के लोग और सवार सभी वस्तुएं नीचे नहीं बल्कि आगे की ओर गिरती रहती हैं, एक विशिष्ट कक्षा का पालन करते हुए। और चूंकि वे सभी एक साथ गिर रहे हैं, चालक दल और अंदर का सामान तैरता हुआ लगता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री अपनी उंगलियों से सैकड़ों पाउंड जितनी भारी चीजों को हिला सकते हैं। और भले ही माइक्रो ग्रेविटी को अक्सर जीरो ग्रेविटी कहा जाता है, वे बहुत अलग चीजें हैं। एक प्रकाश वर्ष का मतलब समय होना चाहिए है? वास्तव में नहीं। प्रकाश वर्ष वास्तव में दूरी मापते हैं। नासा की प्रकाश वर्ष की परिभाषा कुछ इस तरह है: प्रकाश की एक किरण द्वारा एक सीधी रेखा में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी। और चूंकि प्रकाश 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से चलता है, एक प्रकाश वर्ष लगभग 6 ट्रिलियन मील के बराबर होता है। ऐसा लग सकता है जैसे सूरज हमेशा आग की लपटों में रहता है। कम से कम तस्वीरों और फिल्मों में तो ऐसा ही दिखता है। लेकिन वास्तव में हमारा तारा गैस का एक विशाल गोला है। इसके केंद्र में हर समय होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाएं सूरज को जलाती हैं। हर सेकंड करोड़ों टन हाइड्रोजन लगभग उतनी ही हीलियम में बदल जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान गामा किरणों के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। फिर ये किरणें प्रकाश में बदल जाती हैं। दूसरे शब्दों में, सूरज चकाचौंध करने वाली रोशनी और अविश्वसनीय गर्मी तो पैदा करता है, लेकिन वास्तव में इसमें आग नहीं लगी है, क्योंकि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन शामिल नहीं है। माना जाता है कि अंतरिक्ष यात्रा के मामले में प्रकाश की गति लोगों के लिए अंतिम बाधा है और इसे अक्सर पार करना असंभव माना जाता है। उस गति तक पहुंचने के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी समीकरण इससे ऊपर जाने की व्याख्या नहीं करता है। और फिर भी हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में कम से कम एक चीज प्रकाश की गति से तेज है, इसके विस्तार की दर। हाँ, ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेजी से फैल रहा है, जो खगोलविदों और सामान्य आकाश देखने वालों दोनों को हैरान कर रहा है। या कम से कम हम अलग अलग वस्तुओं जैसे दूर की आकाशगंगाओं की एक दूसरे के सापेक्ष गति के संदर्भ में ऐसा कह सकते हैं। फिलहाल ये ऐसी चीज नहीं है जिसे वैज्ञानिक अच्छी तरह समझते हो। ब्रह्मांड के विस्तार की दर इस बात के भी समानुपाती है कि कोई चीज कितनी दूर है। ये हमसे जितनी दूर है उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। लेकिन भले ही हम अभी तक इसके तंत्र को नहीं समझ पाए हैं, हमारे पास इसका प्रमाण है। भले ही अब तक सैद्धांतिक हो कि कुछ कण प्रकाश की गति से तेज यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष में और भी चीजें हो सकती हैं जो इस गति की बाधा को चुनौती दे सकती हैं। हमें बस अब उन्हें ही खोजने की सख्त जरूरत है।